इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। तेरह अप्रैल को ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स और अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स दागे जाते हैं। हालांकि इजराइल के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। इसकी मदद से ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया जाता है। इसके कारण वहां पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज यानी 22 अप्रैल को कुछ कैजुअल्टीज होने की खबरें आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है, इससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखेंगे। Israel launched a strike on Iranian soil. For the first 3 weeks of this month, Israel and Iran appeared to be on the brink of an all-out war. The world held its breath as the Middle East's military superpowers headed towards a conflagration that would have ignited the entire region and quite possibly triggered World War III. ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इजराइल और ईरान के बीच, ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। इसे समझने के लिए पहले हमें ईरान का जो हिस्ट्री है उसे समझना होगा। पहले ईरान को पर्सिया कहा जाता था। वहां के सबसे पहला एम्परर थे साइरस द ग्रेट। 224 से लेकर 651 एडी तक वहां पे सासानियन एम्पायर हुआ करता था। ये एम्पायर 400 सालों से भी ज्यादा सरवाइव कर पाती है, इसीलिए पर्सिया में सबसे लंबे समय तक सरवाइव करने वाली ये दूसरे एम्परर डायनेस्टी बन जाती है। उस वक्त वहां पे जोरोआस्ट्रियनिज्म जो एक रिलीजन है वो था। 633 एडी में रशीदुन कैलिफेट उसके द्वारा सासानियन एम्पायर के ऊपर इन्वेड कर दिया जाता है। रशीदुन एक इस्लामिक स्टेट है जिसे खलीफ्स के द्वारा चलाया जाता है। ये इन्वेजन 633 से लेकर 654 एडी तक चलती है और वो लोग जीत जाते हैं। ये सारे लोग इस्लामिक थे। इस इन्वेजन से पहले वहाँ पे जो लोग रहा करते थे उन लोगों का लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन ये सब चीज़ें इस्लाम से मिलता जुलता था और ऊपर से इस्लामिक स्टेट के द्वारा वहाँ पे कैप्चर किया जाता है। तो इसके चलते वहाँ के लोग भी धीरे धीरे करके इस्लाम को ही अडॉप्ट करने लग जाते हैं। हजरत प्रोफेट मोहम्मद जो कि इस्लाम के फाउंडर भी हैं, 632 एडी में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि अब अगला खलीफा कौन बनेगा। अब ये लोग दो अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं। पहला ग्रुप चाहता है कि हजरत अबू बकर जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ससुर होने के साथ साथ उनके एक अच्छे दोस्त भी थे, वो अगला खलीफा बन जाए। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग चाहते हैं कि हजरत अली जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे वो अगला खलीफा बन जाए। ये पहला ग्रुप के लोग जो हजरत अबू बकर को अगले खलीफा के रूप में चाहते थे वो लोग सुन्नी मुस्लिम बन जाते हैं और दूसरे ग्रुप के लोग जो हजरत अली को अगले खलीफा के रूप में चाहते थे वो लोग शिया मुस्लिम बन जाते हैं। इन जगहों में ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं और इन जगहों में ज़्यादातर शिया मुस्लिम हैं। पूरी दुनिया में लगभग 90% सुन्नी मुस्लिम हैं और सिर्फ 10% शिया मुस्लिम हैं। वैसे तो दोनों ही कम्युनिटीज मुस्लिम कम्युनिटी हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। जैसे इन लोगों का लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस और भी कई सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान में हमेशा से शिया मुस्लिम थे, पहले वहाँ पे ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम ही रहा करते थे। इनके अलावा वहाँ पे ज्यूज, क्रिश्चियंस और भी कई सारे अलग अलग धर्म के लोग रहा करते थे।
लेकिन 16th सेंचुरी में सफेविड डायनेस्टी के दौरान उन लोगों को फोर्सफुली शिया मुस्लिम में कन्वर्ट कराया जाता है। ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि उस वक्त डायनेस्टी के जो लीडर थे शाह इस्माइल फर्स्ट, वो चाहते थे कि कंट्री का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम हो। साल 1925 में रेजा शाह पहलवी उनके द्वारा पहलवी डायनेस्टी को फाउंड किया जाता है। रेजा शाह ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर होने के साथ साथ वो ईरान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। उस वक्त वो अपने डायनेस्टी को संभाल रहे थे एक एम्पायर के रूप में। लेकिन ईरान में एंग्लो सोवियत इन्वेजन के बाद साल 1941 में उनको फोर्सफुली अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद इनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह इस डायनेस्टी को संभालने लग जाते हैं। ग्रेट सिविलाइजेशन को अचीव करना उनका एक ड्रीम था। शाह व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके थ्रू वो बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लाते हैं। इसका मेन एम था ईरान को एक ग्लोबल पावर में बदलना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसानों को सब्सिडीज और जमीन देते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए लिटरेसी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो बहुत सारे पॉलिसीज भी लाते हैं आम बिजनेसमैन को लोन देने के लिए ताकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके चलते ईरान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यूएस, यूके और फ्रांस से भी एक्सीड करती है। वहाँ की नेशनल इनकम 423 टाइम्स बढ़ जाती है और वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम भी हाईली इंक्रीज हो जाती है, जो कि ईरान के हिस्ट्री में सबसे हाई था। ईयर 1977 आते आते शाह अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में फोकस करते हैं। इस फील्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ताकि फॉरेन इंटरफेरेंस को खत्म किया जा सके। उस वक्त ईरानियन मिलिट्री दुनिया की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्स बन जाती है। ऐसा नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच रिलेशन हमेशा से खराब थे। 1979 से पहले इन दोनों नेशंस के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे। पैलेस्टीन पार्टीशन के बाद जब इजराइल फॉर्म हुआ, उस वक्त टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था इजराइल को एज ए सोवेरियन स्टेट रिकॉग्नाइज करने वाला। इजराइल ईरान को एक नेचुरल अलाई के रूप में देखता है, जो अरब वर्ल्ड में एक नॉन अरब पावर था इजराइल को सपोर्ट करने वाला। 6 डे वॉर जो कि 1967 में हुआ था, उसके बाद ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता है, उसके जो ऑयल के नीड थे उसको पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ इजराइल में दोनों देश मिलके एक पाइपलाइन बनाई जाती है ईरान के द्वारा निकाले गए क्रूड ऑयल को यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए। दोनों देशों के बीच ट्रेड बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। इजराइल से ईरान तक डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चलते थे। दोनों देश मिलके कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे थे, जैसे प्रोजेक्ट फ्लावर हो गया, जिसके मदद से एक मिसाइल बनाने की कोशिश की जा रही थी। जब ईरान और इराक के बीच वॉर चल रही थी, उस वक्त भी इजराइल ने ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स देकर काफी मदद किया था। इसके साथ साथ इजराइल ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय करने में भी काफी मदद करती है, जो कि बागदाद इराक में पड़ता है। इस रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करना ईरान का पहले से ही एम था, तो इसमें इजराइल भी मदद करती है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। इजराइल और ईरान के बीच जो रिलेशन थे वो अच्छे चल रहे थे। अब इन दोनों देशों के बीच रिलेशन कैसे खराब होने लग गए और इसका रूट कॉज क्या था, इसको समझने के लिए पहले हमें रूहुल्लाह खुमैनी और उनके जो बिलीव्स थे उसके बारे में डिटेल में समझना होगा। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक पॉलिटिशियन और एक इस्लामिक रिलीजियस लीडर थे। इनका जन्म पर्सिया, जो कि आज ईरान है, वहाँ भी हुआ था और 1979 से लेकर 1989 तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर भी रहे हैं। उनका बिलीफ ये था कि कोई इंसान लॉ को बनाकर देश को नहीं चला सकता। किसी के पास भी लॉ बनाने का अधिकार नहीं है सिवाय गॉड के, और देश को सिर्फ गॉड के जो लॉ हैं उसके द्वारा ही चलाया जा सकता है।
और देश कैसे चलेगा, देश में कैसे रहना चाहिए और क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, ये सिर्फ गॉड के जो लॉ हैं उसके हिसाब से ही होना चाहिए, ना कि किसी इंसान के हिसाब से। वो मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट नहीं करते थे। इनके मुताबिक देश में सिर्फ इस्लामिक राज होना चाहिए जो गॉड के रूल से चलाया जाए, और वो जो रूल है वो गॉड के जो स्कॉलर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इस लॉ को शरिया अथवा इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है। साल 1963 में शाह व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके थ्रू बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, कुछ स्टेट ओन प्रॉपर्टीज प्राइवेट एंटिटीज को बेच दिया जाता है, वुमेन को वोटिंग राइट्स दिया जाता है, नॉन मुस्लिम वुमेन को ऑफिसेस में काम करने दिया जाता है, स्कूल्स में लिटरेसी कैंपेन्स चलाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें करी जाती हैं। बेसिकली उनका एम था देश को मॉडर्नाइजेशन करना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और देश को एक पावरफुल कंट्री बनाना। लेकिन उनके इस इनिशिएटिव को उलेमा यानी इस्लामिक स्कॉलर्स उनके द्वारा डेंजरस कंसिडर किया जाता है। खुमैनी के नज़र में भी ये इस्लाम के ऊपर एक अटैक था। खुमैनी कोम, जो कि ईरान का एक सिटी है, वहाँ पे कुछ रिलीजियस लीडर्स को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसको बॉयकॉट करने के लिए। 22 जनवरी 1963 को खुमैनी एक डिक्लेरेशन इश्यू करते हैं शाह और उनके ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन था उसके बारे में निंदा करते हुए। इसके सिर्फ 2 दिन बाद शाह कोम जाते हैं और उलेमा को अटैक करते हुए भाषण देते हैं। लेकिन खुमैनी शाह के खिलाफ कॉन्टिन्यूसली आवाज उठाते रहते हैं। खुमैनी का मानना था कि शाह ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया, उनकी वजह से देश में मोरल करप्शन होने लगा और शाह ने अपने देश को यूएस और इजराइल को बेच दिया। 3 जून को खुमैनी एक स्पीच देते हुए शाह को एक मिजरेबल मैन बताते हैं और वार्निंग देते हैं कि जो चीजें शाह कर रहे हैं अगर उसको नहीं रोका गया तो जल्द ही देश से बाहर निकालने के लिए लोग खुमैनी को धन्यवाद देंगे। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 5 जून को खुमैनी को कोम में पकड़ लिया जाता है और तेहरान में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके चलते कुछ दिनों तक पूरी देश भर में दंगे होने लग जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। 26 अक्टूबर 1964 को खुमैनी यूएस और शाह को फिर से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि शाह ने यूएस मिलिट्री को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ग्रांटेड कर दिया था ईरान में। इसके बाद नवंबर में खुमैनी को फिर से अरेस्ट करके 6 महीने के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद उनको उस वक्त के पीएम हसन अली मंसूर उनके पास ले जाया जाता है और पीएम कहते हैं कि तुम ये जितने भी बातें बोल रहे हो शाह और ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ उसके लिए माफी मांगो और ये सारी चीजें करना बंद कर दो। लेकिन खुमैनी माफी मांगने से मना कर देते हैं और तभी पीएम उनको थप्पड़ मार देते हैं। इसके सिर्फ 2 महीने बाद ही फादायान-ई-इस्लाम जो कि एक एक्टिविस्ट का ग्रुप है, इसके मेंबर्स पीएम की हत्या कर देते हैं। इसके बाद इस ग्रुप के 4 मेंबर्स को मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद खुमैनी को ऑलमोस्ट 15 सालों के लिए देश से बाहर कर दिया जाता है। वो ज्यादातर अपना टाइम नजफ जो कि एक सिटी है इराक में वहां पे बिताते हैं। 1970 आते आते वो मार्जा बन चुके थे। ये एक टाइटल है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ 12 शिया रिलीजियस लीडर को दिया जाता है। इतने बड़े रिलीजियस लीडर होने के कारण लोग उनको खूब मानते थे। वो जो बोलते थे उनकी बातों का खूब वैल्यू होता था। 19 अगस्त 1978 को सिनेमा रेक्स जो कि अबदन सिटी ईरान में पड़ता है, उस सिनेमा हॉल के अंदर सैकड़ों लोग मूवी देख रहे थे। तभी 4 लोग आते हैं, वहां पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। इस इंसिडेंट में तकरीबन 377 लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। इस इंसिडेंट को सिनेमा रेक्स फायर कहा जाता है। इसके तुरंत बाद खुमैनी शाह और सावाक जो कि वहां के सीक्रेट पुलिस थे उसको इस इंसिडेंट के लिए दोषी ठहराते हैं।
इसके बाद वहाँ के लोग भी इस इंसिडेंट के लिए शाह को ब्लेम करना शुरू करते हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और बर्न द शाह इज द गिल्टी वन ऐसे नारे लगाने शुरू करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पूरे देश भर में लोग शाह के खिलाफ हो चुके थे और खुमैनी तो बहुत पहले से ही शाह को देश से बाहर फेंकना चाहते थे। अर्ली 1980s आते आते बहुत सारी चीजों की वजह से शाह का इमेज खराब हो चुका था। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं शाह को देश से बाहर निकालने के लिए। शाह के लिए अब सिचुएशन धीरे धीरे करके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। जब प्रोटेस्ट अत्यधिक बढ़ जाती है तब वो 27 अगस्त 1978 को जफर शरीफ इमामी उनको पीएम बना देते हैं और खुद वेटरन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से प्रोटेस्ट रुक जाएगा। 4 सितंबर को ईद था। तकरीबन 5 लाख के आसपास लोग तेहरान में ओपन स्काई के नीचे प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जो रिलीजियस लीडर्स थे वहाँ पे वो लोग इस क्राउड को मार्च में बदल देते हैं। इसके कुछ दिन बाद इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है खुमैनी को वापस लाने के लिए और एक इस्लामिक रिपब्लिक को फॉर्म करने के लिए। 8 सितंबर को शाह तेहरान और 11 अलग अलग सिटीज में मार्शियल लॉ को डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो प्रोटेस्ट और वायलेंस हो रहे थे उसको रोकने के लिए सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशंस करना बैन कर दिया जाता है। रात में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। उसी दिन तेहरान में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे तैनात फोर्स के द्वारा क्राउड के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, जिसके कारण तकरीबन 100 के आसपास लोग मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अर्ली नवंबर आते आते वहाँ पे सिचुएशन एकदम बिगड़ जाती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गिव अप कर देते हैं। 5 नवंबर को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन लोगों के पास वेपन्स भी था और आर्म्ड सोल्जर्स के साथ इनका झड़प हो जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ पे हंगामा हो जाता है। सोल्जर्स के ऊपर फायरिंग करी जाती है। बैंक्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को तोड़फोड़ करके लूटपाट किया जाता है और जला दिया जाता है। तेहरान में ब्रिटिश और अमेरिकन एम्बेसी को भी जला दिया जाता है। आर्मी और पुलिस फोर्सेस इस वायलेंस को रोक नहीं पाती है और गिव अप कर देती है। इसके अगले ही दिन 6 नवंबर को शाह के द्वारा शरीफ इमामी को पीएम के पद से हटाया जाता है और मिलिट्री गवर्नमेंट को लागू कर दिया जाता है। गोलम रेजा अजहारी वहाँ के नए पीएम बनते हैं। उसी दिन शाह टेलीविजन पे स्पीच देते हैं और अपने आप को मास्टर किंग बताते हैं जो इस रेवोल्यूशन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। खुद से अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि वो गलतियाँ दोबारा कभी रिपीट नहीं होंगे। लेकिन क्रांतिकारियों को इस स्पीच में उनका वीकनेस नजर आता है। खुमैनी अनाउंस करते हैं कि शाह के साथ कोई भी मेहरबानी नहीं की जाएगी और ईरानियंस को कहते हैं कि शाह को देश से बाहर निकालो। फिर से 2 दिसंबर को भी मुहर्रम प्रोटेस्ट की जाती है। 20 लाख से भी ज्यादा लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए सड़कों पे उतर आते हैं। वो लोग शाह को अपने पद से हट जाने के लिए भी कहते हैं। 10 और 11 दिसंबर को भी पूरे ईरान में शाह के खिलाफ सड़कों पे प्रदर्शन किया जाता है और मार्च भी की जाती है। इसमें तकरीबन 60 से लेकर 90 लाख लोग शामिल थे। ये इतिहास का ही सबसे लार्जेस्ट प्रोटेस्ट बताया जाता है। इस वक्त रिवॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाने के कारण आर्मी को वेपन्स यूज करने से मना कर दिया गया था शाह के द्वारा, क्योंकि ऐसा करने से वायलेंस और ज्यादा बढ़ जाने के चांसेस थे। इसीलिए 11 दिसंबर को तेहरान में लगभग 12 आर्मी ऑफिसर्स को उनके ही वेपन्स छीन के मार दिया जाता है। कई सारे सोल्जर्स तो डर के कारण वापस अपने बैरक्स में आकर छुप जाते हैं। कुछ इस तरह से ईयर 1978 में पूरे साल भर देश में प्रोटेस्ट और वायलेंस होता रहता है और अंत में 16 जनवरी 1979 को शाह अपने परिवार के साथ देश को छोड़कर चले जाते हैं। एक्चुअली जब शाह देश को छोड़कर जाते हैं तो उस वक्त
खुमैनी ईरान में नहीं थे, क्योंकि जब तक शाह थे तब तक उनको देश में वापस आने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। शाह के जाने के 2 सप्ताह बाद 1 फरवरी को खुमैनी तकरीबन 15 सालों के बाद वापस ईरान आते हैं। उनका स्वागत करने के लिए तकरीबन 50 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। Khomeini was being helped down the steps of his chartered Air France jet to set foot on Iranian ground for the first time in 15 years. उनका जो आइडियोलॉजी था वलायत ई फकी, यानी देश को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लॉ के हिसाब से ही चलाया जा सकता है, इस आइडियोलॉजी को खूब प्रचार करते हैं और लोग इनको मानते भी थे। शाह देश छोड़कर जाते वक्त सैपोर बख्तियार को पीएम के पद में अपॉइंट करके गए थे। इस वक्त दोनों के बीच राइवलरी चल रही थी, यानी खुमैनी और बख्तियार के बीच। खुमैनी बख्तियार को अपना सपोर्टर्स दिखाने के लिए लोगों को सड़कों पे बुलाकर डेमोन्स्ट्रेशंस करने लग जाते हैं। वो अमेरिकन ऑफिशियल्स को भी एक वार्निंग लेटर भेजते हैं बख्तियार को सपोर्ट ना करने के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बख्तियार के हाथों से पावर लगभग जा चुकी थी। अब इनके मिलिट्री भी तितर बितर हो रहे थे कि अब किसको सपोर्ट करें, क्योंकि अब इनके कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो है नहीं और देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए खुद ही डिसीजन लेके एक्ट करे या फिर इसको छोड़ दे। तो मिलिट्री अनश्योर थी कि क्या करना है। 9 फरवरी को प्रो खोमेनी एयरफोर्स टेक्नीशियंस उनके द्वारा दोसन तापे एयरबेस, जो कि तेहरान में पड़ता है, वहां पे विद्रोह शुरू कर दिया जाता है। इंपेरियल गार्ड, जो कि शाह के पर्सनल गार्ड होने के साथ साथ इंपेरियल इरानियन आर्मी का एक कॉम्बैट ब्रांच भी है, वो लोग मिलकर इस दंगे को रोकने की कोशिश करते हैं और वहां पे झड़प हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर आते हैं, बैरिकेड्स लगाकर जाम कर देते हैं और इस दंगे में शामिल हो जाते हैं। प्रो खोमेनी का जो ग्रुप है उसको सपोर्ट करते हुए, और इस्लामिक मार्क्सिस्ट गुरिल्लास, जो कि मिलिट्री ग्रुप्स है जो एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक करती हैं, वो लोग भी वेपन्स के साथ इस दंगे में शामिल हो जाते हैं, प्रो खोमेनी का जो ग्रुप है उसको सपोर्ट करते हुए। इसके बाद ये लोग एक वेपन फैक्ट्री में अटैक करते हैं और वहां से 50,000 मशीन गन्स कैप्चर करके सारे लोगों को बांट देते हैं जो लोग इस दंगे में शामिल थे। फिर ये लोग पूरे तेहरान में पुलिस स्टेशंस और मिलिट्री बेसेस के ऊपर अटैक करके तहस नहस कर देते हैं। वहाँ के मार्शल लॉ कमांडर जनरल मेहदी रहीमी, उनके पास जो 30,000 के आसपास इमोर्टल गार्ड्स थे, उनको डिप्लॉय ना करने का डिसीजन लेते हैं, इस डर से कि ऐसा करने से ये दंगे और भी ज़्यादा भड़क जाएगा। 11 फरवरी को तकरीबन 2 PM के आसपास नॉन इस्लामिक गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, जब सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल न्यूट्रल डिक्लेयर करते हैं और सारे मिलिट्री फोर्सेस को वापस बुलाया जाता है ताकि ये वायलेंस और ज़्यादा ना बढ़े और खोमेनी पूरे देश भर में अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कब्जा कर लेते हैं, टीवी और रेडियो स्टेशंस के साथ साथ पहलवी डायनेस्टी के जितने भी पैलेसेस थे उसको भी कैप्चर करते हैं और ईरान में मोनार्की सिस्टम जो था उसका नामो निशान मिटा देते हैं। उस वक्त बख्तियार भी पैलेस के अंदर थे, वहां से अपना भेष बदलकर गोलियों के बौछार के बीच भाग निकलते हैं। 1 से लेकर 11 फरवरी तक ईरान में डिकेड ऑफ फजर के रूप में मनाया जाता है और 11 फरवरी को इस्लामिक रेवोल्यूशंस विक्टोरी डे के रूप में नेशनल हॉलीडे रहता है और उस दिन अलग अलग शहरों में डेमोन्स्ट्रेशंस भी किया जाता है। शाह के जाने के बाद बख्तियार साबक, जो कि वहाँ के सीक्रेट पुलिस है, उसको हटा देते हैं। शाह के द्वारा जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया गया था उनको भी जेल से बाहर निकाल देते हैं। बख्तियार खोमेनी को कोम में एक वेटिकन जैसा स्टेट बनाने के लिए कहते हैं जहां पे फ्री इलेक्शंस होंगे, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं और खोमेनी और उनके फॉलोअर्स से भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मदद मांगते हैं, ये कहते हुए कि हम सब मिलके एक नई सरकार बनाएंगे। लेकिन खोमेनी उनकी बातों को नकार देते हैं और मेहदी बजारगान को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करके अपना ही एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ये कहते हुए आई विल अपॉइंट ए स्टेट, आई विल एक्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट विद द नेशन सपोर्ट,
आई विल अपॉइंट ए स्टेट, और वहां के आम लोगों से भी कहते हैं सिंस आई हैव अपॉइंटेड हिम ही मस्ट बी ओबेड, इट इज गॉड्स गवर्नमेंट एंड disobedience against me, और बजरगान is considered a revolt against God and revolt against God is blasphemy। हालांकि बजरगान 4 नवंबर को रिजाइन कर देते हैं कुछ इश्यूज की वजह से। पावर में आने के बाद खुमैनी थियोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। पहले वाले जितने भी सेक्युलर पॉलिटिशियंस थे, जितने भी पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस थे और जितने भी सेक्युलर लॉज थे, उसको हटाकर इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया जाता है। इसके बाद इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है और दिसंबर 1979 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है और ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन जाती है। खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। इसके साथ साथ वो अपने आप को ऑफिशियली लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन भी डिक्लेयर करते हैं। इस रिवॉल्यूशन को ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है और इस रिवॉल्यूशन को वो खुद लीड कर रहे थे। जब शाह देश छोड़कर गए थे उसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। 22 अक्टूबर 1979 को यूएस में शाह को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया जाता है। ये बात पता चलते ही तुरंत ईरान में लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये डिमांड करते हुए कि शाह को ईरान वापस बुलाओ ट्रायल और एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि मरने से पहले उन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी सजा दी जा सके। इसी के चलते 4 नवंबर को कुछ ईरानियन कॉलेज स्टूडेंट्स जो अपने आप को इमाम खुमैनी लाइन के मुस्लिम स्टूडेंट्स बताते हैं, वो लोग तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी को घेर लेते हैं और 52 एम्बेसी स्टाफ को 444 दिनों के लिए बंधक बनाकर रखते हैं। इस इंसिडेंट को ईरान होस्टेज क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है और 27 जुलाई 1980 को शाह की मौत हो जाती है। ये वीडियो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम मेन पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं है कि इजराइल और ईरान का रिलेशन कब से खराब होने लगा, और वो चीज़ हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।